सदियों की गुलामी, हाथों में बंधे हुए शोषण की जंजीरें, कड़ी धूप में बदन पर लाठी की बौछार, दिल में लिए सिर्फ एक ही उम्मीद कि कब पिघलेंगे ये शोषण की जंजीरें, कब मिलेगी आजादी, कब मिलेंगे खाने को अनाज, शांति से घर में अपने सोने को, क्या इस जन्म में आजादी नसीब होगी। उस समय ऐसे ही बहुत से सवाल लोगों के जहन में घर बसा रहे थे और आखिर में जब भी भारत की आजादी की बात करते हैं तो तीन चेहरे सामने आते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अपने अहिंसा और सत्य की मार्ग से आजादी की लड़ाई लड़ी। दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी विचारधाराएं गांधी जी से बिल्कुल विपरीत था कि ब्रिटिशर्स को शांति से बात करके नहीं बल्कि लड़ाई और हथियारों से ही इंडिया से बाहर भगाया जा सकता है। और तीसरा चेहरा एक ऐसे इंसान का था जो दुनिया में सबसे क्रूर, जालिम, जिसको वर्ल्ड्स रूथलेस मैन के खिताब से नवाजा गया है, मशहूर है, उसका नाम है एडल्फ हिटलर। कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे बड़े दुश्मन इंडिया के लिए किसी मसीहा से कम साबित नहीं हुआ, जिसका नाम इंडिया के आजादी के इतिहास में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और बचपन से अगर आजादी की बात आती है तो एक ही चेहरा सबसे पहले सामने आता है, वो है गांधी जी। तो दोस्तों, गांधी जी, नेताजी, हिटलर, इन तीनों ने भारत की आजादी में क्या भूमिका निभाई है और इन तीनों में से किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इंडिया के आजादी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के इतिहास में थोड़ा डीप जाकर इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सको कि किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था भारत की आजादी में। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. महात्मा गांधी एक ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और इस हथियार से ना सिर्फ अंग्रेजों के दिमाग हिला दिया, साथ ही साथ अंग्रेजों की सिस्टम्स और आर्थिक स्थिति को चकनाचूर कर दिया। साफ साफ कहे तो सच्चाई और अहिंसा उनकी जेबें काट डाली। चंपारण आंदोलन के पहले के समय गरीबी और भूखमरी के शिकार हुए थे किसान, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे बच्चे, चारों तरफ भूखमरी, गरीबी, गंदगी और बीमारी जकड़ा हुआ था। पर महात्मा गांधी के 1917 में चंपारण आंदोलन के बाद अंग्रेज को किसानों को बंजर जमीन के लिए मुआवजे देने पड़ गए। गांधी जी का ये आंदोलन अंग्रेज को मजबूर कर दिया था ऐसा करने के लिए। ऐसे ही भारत में उस वक्त हमारे ही उत्पादनों को खरीदने के लिए हमें ही टैक्स देना पड़ता था। इसे करारा जवाब देने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह यानी नमक हड़ताल किया था और मजबूरन अंग्रेज को रोजमर्रा की चीजों से टैक्स हटवाना पड़ा। पर यह तो हमारे अहिंसावादी वॉरियर का अंग्रेज के खिलाफ अपना सिर्फ पहला बार था, उनके सिस्टम्स पर, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर। लेकिन दोस्तों, दूसरा बार इन सभी वार से सबसे तेज था कि लोगों ने सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों को और सामानों को बहिष्कार करना चालू कर दिया था। बाद में इस आंदोलन का नाम दिया गया अहिंसक असहयोग आंदोलन यानी दी नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां गांधी जी हाथों में सिर्फ एक लाठी लिए दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर को चुनौती देने के लिए जगह जगह जाकर लोगों को अंग्रेजी सरकार के काम ना करने के लिए उकसाया, उनमें अपनी बातों से जोश भर दी, आजादी की एक नई सुबह के लिए एक उम्मीद जगा दी। जनता ने भी इस घोषणा को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते गांधी जी के साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो गया, जिससे अंग्रेजों का सिस्टम गिरने लगा। लोग सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ऐसे में अंग्रेज ये देखकर लोगों पर वायलेंस करना शुरू कर दिया, लोगों को मारने पीटने लग गया और गांधी जी जैसे लीडर को जेल में डाल दिया। लोगों के ऊपर वायलेंस और बेरहमी से मार पीट कर उस आंदोलन को वहीं पर दबाने की कोशिश की गई। लेकिन गांधी जी की इस आंदोलन की वजह से लोग अपनी हिम्मत को पहचान चुके थे, लोग जाग चुके थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना सीख चुके थे। और देखते ही देखते 1942 में एक बार फिर से गांधी जी ने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी घर पे चैन से नहीं बैठेंगे। इसी समय दोस्तों, गांधी जी का अहिंसा पूर्वक आंदोलन हिंसात्मक बन गया। लोग अंग्रेजों के दफ्तर को तोड़ने लगे,
रेल की पटरियों को उखाड़ने लग गए, अंग्रेजी सैनिकों पर हमला करने लग गया। अब इसके बाद दोस्तों अंग्रेज को ये समझ में आने लग गया कि इस देश में वो ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले हैं। गांधी जी की इन्हीं सभी आंदोलन की वजह से गरीब किसानों को मुआवजे मिलने लगे, लोग अब 2 वक्त की रोटी की मोहताज बने। अब उन्हें रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स नहीं भरना पड़ता और इससे हमारे लोगों को थोड़ा सा ही सही आजादी का स्वाद तो चखा। लोग अपने वतन के आज़ादी के लिए मरने तक को तैयार हो गए थे। वही दूसरी तरफ अंग्रेज लड़खड़ाने लग रहे थे, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाला था। गांधी जी की विचारधारा ने लोगों को युद्ध के मैदान में जैसे उतार दिया था, पर अब वो लोग मार का जवाब अपने दूसरे गाल आगे करके नहीं देना चाहते हैं। उन्हें एक अंग्रेजी लाठी का जवाब 10 भारतीय लाठी से देना था। ऐसे में उन्हें जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो उन्हें लड़ना सिखाए, उकसाए और हथियार भी लाके दे। ऐसे में रास्ता दिखाने के लिए सामने आता है हमारा दूसरा वॉरियर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सबसे पहले लगाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो विदेश में होने के बावजूद भारत में एक आर्मी तैयार करी थी। उन्होंने लोगों के मन में चिंगारी जलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। और जब उनकी आर्मी ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर उसे आजादी दिलाई, जो भारत का ही एक हिस्सा है, और जब उनकी सेना अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और उसे आजाद भारत का पहला हिस्सा बनाया, इसके जरिए तब उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर भारत को आज़ादी दिलाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हकीकत और नेताजी की बातों से ही चेंज हुआ लोगों का माइंडसेट। हर दिल में उन्होंने जो चिंगारी जलाई थी वो अब आग की लपटें बन चुका है। लोगों के दिल में लड़ने का जुनून जग चुका है। ऐसे करके हमारे नेताजी जहां एक तरफ लोगों को लड़ना सिखा रहे थे, तो वही दूसरी तरफ वो दूसरे देश में जाकर उस समय का सबसे खतरनाक शक्तिशाली तानाशाह को अपने दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे। नेताजी और हिटलर दोस्त भी बन चुके थे। जर्मनी में पूरे 1 साल बिताने के बाद फाइनली नेताजी हिटलर से मिला। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नेताजी का हिटलर से मिलने का वजह क्या थी। दोस्तों यहाँ पर मकसद साफ था, हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेजों का सफाया करना। और इसके लिए नेताजी ने चाली वो पुराना चाल, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। और उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वैसे भी हिटलर ब्रिटेन के साथ लड़ी रहा था और नेताजी की बात से हिटलर सहमत तो था, मगर हिटलर ने मदद के लिए पूरी तरह से ना तो हाँ कहा ना ही ना कहा। उसने कहा कि अगर हम दोनों तरफ से लगातार हमले करते रहें तो ब्रिटेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा और नतीजन वो हार जाएगा। और अपने इसी वादे के मुताबिक हिटलर अपने ऑपरेशन ब्लेट्स की तहत लगातार इंग्लैंड के एयरबेस और शहरों में बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया। एक तरफ नेताजी हिटलर को अपना साथी बना चुके थे और वही दूसरी तरफ वो अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से जापान से भी बहुत अच्छे रिलेशंस बना रहे थे। और इसके कारण जापान के पीएम डोजो ने नेताजी से बात करके युद्ध में पकड़े गए वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को रिहा कर दिया और वो सैनिक और सारे साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय लोग बोस के आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और इस फौज को हथियार और पैसा सब कुछ जापान दे रहा था। पर इसके बदले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापान के साथ बर्मा और मणिपुर में 2 युद्ध लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। बोस ने अपने फौज को ये वादा किया था कि 1 साल के अंदर वो अपने आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद भारत के जमीन पर लेकर आ जाएगा। और उनकी ये बात सच भी साबित हुई। जापान ने ब्रिटिश से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़कर जीता हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड्स नेताजी को दे दिया और इन्होंने यहाँ पर स्वतंत्र भारत की एक स्थायी गवर्नमेंट बनाया। और इस गवर्नमेंट को 9 देशों ने मान्यता भी दी, जैसे जापान, जर्मनी, इटली, फिलीपींस एक्सेट्रा। अंडमान निकोबार आइलैंड भारत का वो पहला हिस्सा था जहां भारत का पहला झंडा लहराया गया। और इस आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वहां पर खुद की गवर्नमेंट के साथ खुद का बैंक भी था जिसका नाम आजाद हिंद बैंक था। यहाँ तक कि खुद की करेंसी भी थी। और जब ये सभी बातें फैल गई तब सबको आजाद हिंद फौज का पार्ट बनना था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया था जो ईंट का जवाब पत्थरों से दे रहा था। और ये सच में हो रहा था। उनकी कोशिशें भारत को इंडिपेंडेंस भारत में तब्दील करते हुए दिख रही थी। खुद की गवर्नमेंट, खुद की करेंसी, खुद की फौज, ये सभी ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि एक दिन भारत इसी तरह से आजाद होगा अगर हम सब मिलकर इनके साथ देने लगे तो। पर नेताजी ब्रिटिशर्स पर हमला करने ही वाले थे। मॉर्निंग 1945 अखबार में एक खबर छपी
कि जर्मनी के लीडर एडल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली और ये खबर जैसे इतिहास बदलने वाला था। और उसी साल अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े, जिस वजह से जापान की इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से तहस नहस हो गया और नेताजी अपने 2 साथी को खोने से उनकी हालत बेहद कठिन हो गया। आजाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया और लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चला और ये सब कुछ देखकर पूरा भारत जैसे भड़क पड़ा। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे वो आंदोलन करने लगा, लोग सड़कों पे उतर गया। लोगों का ऐसा करना नेताजी की एक बात को सच कर गया कि अगर आज़ादी की इच्छा हर भारतीय के मन में है तो भारत को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सब कुछ अंग्रेज देखकर वो समझ गए हैं कि आप अपने ही भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भारत के लोगों में भारत की आज़ादी की एक अलग ही जुनून सवार हो चुका है। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश पूरी तरह से टूट चुका है। उनके पास ना ही बैकअप था, ना ही और हथियार था जंग लड़ने के लिए। सब जगह नॉन कोऑपरेशन हो रहा था और ऐसे में ब्रिटिशर्स को पीछे मुड़ना ही सही लगा। तो दोस्तों ये है हमारे भारत की इंडिपेंडेंस की कहानी। अब दोस्तों जरा ये सोचो, वर्ल्ड वॉर के समय अगर हिटलर इंग्लैंड को ना तोड़ता तो क्या सच में हमें आज़ादी मिल पाती? जर्मन और जापान का साथ नेताजी को इसलिए मिला कि इंग्लैंड उनका कॉमन दुश्मन था और वॉर के दौरान ब्रिटिश अपने खुद के ही घर को जलने से बचा रहा था, जिस वजह से भारत में उनकी पकड़ कम हो रही थी। और भले ही गांधी जी और नेताजी के विचारधाराएं अलग हो, लेकिन इन दोनों के विचारधाराएं भारत के हर एक इंसान को ये सपना दिखाया कि भारत एक दिन आज़ाद जरूर होगा, फिर चाहे वो बापू की लाठी हाथ में लेकर हो या नेताजी की बंदूक। ये जुनून और आक्रोश ब्रिटिशर्स को भगाने में एक आखिरी कील ठोक दी और ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा। और ये बात भी सही है, अगर वर्ल्ड वॉर ना होता तो आजाद हिंद फौज के सिर्फ 5600 की सेना ब्रिटिशर्स के सामने कमजोर पड़ जाती। उनके पास एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी थी उस समय, और भले ही भारत में आंदोलन होता बट ब्रिटिशर्स उनको उसी तरह ट्रीट करता जैसे वो 200 सालों से करते आ रहा है। फिर शायद भारत को आजाद होने में और भी ज्यादा टाइम लगता। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज था इंडिया को जर्मनी में हिटलर से। इंडिया में इंग्लैंड की सेना को इंग्लैंड हथियार रिफिल करके नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ये एरिया जो कि इंडिया तक पहुंचने का रास्ता है ये हिटलर द्वारा कंट्रोल हो चुका था और ब्रिटिश अपने ही देश से हथियार सप्लाई नहीं कर पा रही थी। इसके कारण ब्रिटिश इंडिया में कमजोर पड़ जा रहे थे और तो और फैक्ट्री डालने के लिए कोऑपरेशन भी नहीं मिल रहा था इंडिया में, जिस वजह से इंडिया से पकड़ छूटती जा रही थी और छूटते छूटते ऐसा छूट गया कि इंडिया से भागना पड़ा। तो दोस्तों ये था 3 वॉरियर की कहानी, जिसमें से एक तो था विलन पर शायद इंडिया की आज़ादी में कुछ कंट्रीब्यूशन तो था। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, और किसका योगदान सबसे ज़्यादा था हमें आज़ादी दिलाने में। अगर ये वीडियो 15 अगस्त देख रहे हो तो दोस्तों दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।